Hello everyone. Today our topic is relations of British India with neighboring countries. So till now हमने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठा अपराइजिंग और बहुत सारे सिंध, पंजाब, बहुत सारे एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया है टिल नाउ. तो अब देखना है कि इंडिया में एक कंपनी अपने जो इम्पेरियलिस्ट अपने जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनको कम्प्लीटली जो है गवर्निंग इंटरेस्ट के साथ इम्पेरियलिस्टिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर चुकी है. तो कम्प्लीटली अब जो है इंडिया को कंट्रोल किया जा चुका है और आगे कोशिश क्या है कि अब इसको सिक्योर कैसे करना है फ्रॉम अदर इन्वेडर्स और फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड. किस तरह से लोगों से बचाया जा सके, रशियन से, फ्रेंच से, अफ़गान से और जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है. तो हम देखेंगे इस लेक्चर में हम लोगों को यही स्टडी करना है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो नेपालीज़, तिब्बतन्स, अफ़गानी और जो है बर्मीज़ हैं, इन सब के साथ कैसे निपटते हैं, कैसे कैसे इनको कंट्रोल करते हैं. तो एक चीज़ बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्रिटिशर्स की सेम पॉलिसी है, सेम ही तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल ट्रीटीज़ ही साइन करेंगे उन लोगों के साथ भी और उन्हें भी मतलब बाउंड करेंगे ट्रीटीज़ में और उनको भी वैसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. हालांकि इनको काफ़ी मुश्किलें भी आएंगी लेकिन बहुत हद तक जैसे कहते हैं कि ब्रिटिशर्स फर्म थे अपने इस इशू को लेकर के भी हमने कैसे कंट्रोल करना है इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिज़ायर है ऑफ द ब्रिटिश इंपेरियलिस्ट्स टू कंसोलिडेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर इन द रीजन लेट देम टू कॉन्फ्लिक्ट. अब कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था दूसरी कंट्रीज़ के साथ. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई क्योंकि अब जो उनके इंटरेस्ट हैं कंट्रोल, अब इंडिया से बाहर जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे भी वो इंटरफेयर करने की कोशिश करने वाले हैं. तो हम देखते हैं आगे क्या होता है. एंग्लो भूटानीज़, तो भूटानीज़ रिलेशन कैसा होता है. तो देखिए ये जब 1816 में ऑक्यूपाई करते हैं ब्रिटिशर्स असम को तो ये क्लोज टच में आ जाते हैं माउंटेन स्टेट ऑफ भूटान के साथ. तो फ्रीक्वेंट जो भूटानीज़ थे वहाँ पे फ्रीक्वेंट रेड्स करते हैं क्योंकि उनके एडजॉइनिंग टेरिटरीज लगती हैं असम के साथ, बंगाल के साथ. और जो एल्गिन्स हैं, एल्गिन्स जो ब्रिटिशर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एनवॉय, उनके एल्गिन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिशर्स की साइड के, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार जो है भूटानीज़ नहीं करते. तो फाइनली एक ट्रीटी साइन की जाती है और ट्रीटी में उनको कहा जाता है कि भाई आप असम की तरफ से जो पासेस हैं जहाँ से आप एंटर करते हैं वो आप सरेंडर कर दीजिए पासेस, वहाँ से आप निकल जाइए. और लेकिन वो इस चीज़ को नहीं माने और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अनेक्स कर लिया उन पासेस को, कंट्रोल कर लिया. और जो अलाउंस था वो भी भूटानीज़ को पे नहीं करते थे. और 1865 में जो भूटानीज़ थे उनको भी फोर्स किया गया कि आप जितने भी पासेस हैं आपके पास उसको आप सरेंडर कर दीजिए और एनुअल जो है आपको सब्सिडी हम दे देंगे. और इट वाज द सरेंडर डिस्ट्रिक्ट. और बेसिकली ये जो होता है सरेंडर डिस्ट्रिक्ट होता है ब्रिटिशर्स का, मतलब कि उस पर फाइनली मतलब कि जो ब्रिटिशर्स है कंट्रोल कर पाते हैं. इट वाज सरेंडर डिस्ट्रिक्ट विच बिकेम प्रोडक्टिव एरिया विद टी गार्डन्स. तो टी गार्डन्स के लिए वो एरिया फेमस बाद में हो जाता है. तो भूटानीज़ को भी बाद में फोर्स किया जाता है सरेंडर करने के लिए अपना एरिया. तो भूटान जो भूटानीज़ के साथ ब्रिटिशर्स का ऐसा रहा, इस तरह का जो है रहा मूव. और नेक्स्ट हम देखेंगे एंग्लो नेपाल. तो नेपाल के साथ कैसा था, जो गोरखा थे वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था फोर्सिबली. जो यहाँ पे वर्ड है रेस्टेड, here this word is written that Gorkhas wrested control of Nepal from the successors of Ranjit Malla of Bhatgaon in 1760. तो जो गोरखा हैं फोर्सिबली कंट्रोल करते हैं नेपाल को उत्तराधिकारियों से, किनके, रंजीत मल्ला के, और एक्सपैंड करते हैं अपना जो एरिया है
कंट्रोल है बियॉन्ड द माउंटेन्स, माउंटेन से परे, और उनको बहुत इजी लगता है सदर्न डायरेक्शन में एक्सपैंड करना। और नॉर्थ की तरफ से जो चाइना था वो बहुत ही स्ट्रांगली जो है डिफेंड कर रहा था, तो वो उस तरफ ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, तो उनको सदर्न हिस्सा जो है इंडिया की तरफ एक्सपैंड करना ज़्यादा आसान लग रहा था। तो इन 1801 में क्या करेंगे, जो 1801 में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने गोरखपुर का जो एरिया था, जो कि विच ब्रॉट द गोरखाज बाउंड्री एंड द कंपनीज बाउंड्री टुगेदर, ये एरिया में जो गोरखा बाउंड्री थी और कंपनी की जो बाउंड्री थी वो इकट्ठी लग रही थी, तो वो उस एरिया को ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहीं से जो है कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो नेपाल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जो गोरखा है वो बटवाल का और शिवराज का एरिया जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और फाइनली जो है नेपालीज के साथ नेपालीज को ब्रिटिशर्स के साथ ये जो युद्ध है समाप्त करके एक ट्रिटी साइन करनी पड़ती है, सगौली की ट्रिटी, जो बेसिकली दिस वाज इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स प्रूव होती है बाद में। तो हम देखेंगे इसमें क्या करना है, नेपाल को एक्सेप्ट करना है ब्रिटिश रेसिडेंट। ना बहुत बार ये वर्ड यूज़ हुआ है ब्रिटिश रेसिडेंट। ब्रिटिश रेसिडेंट की ड्यूटी होती थी कि वो एक जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि भाई आप हमारा एक रेसिडेंट को एक्सेप्ट करो अपने एरिया में, उसको आप जगह दो, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिशर्स का, वहाँ रहेगा पूरा, और उनके साथ अपनी अलायंस बनी रहे। तो एक तरह से मतलब ब्रिटिशर्स अगर उनके साथ कोई ट्रिटी साइन कर रहे हैं या जिस तरह के भी उनके साथ डिसीजन साइन हुए हैं, तो ब्रिटिशर्स को पता रहे कि वो उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या वहाँ पे कोई विद्रोह तो नहीं उठ रहा। तो काइंड ऑफ एक एम्बेसडर की तरह उसे वहाँ पे रुकना होता था। तो उन्होंने बोला कि नेपाल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश रेसिडेंट, और नेपाल को सीड करने होंगे, दे देने होंगे, सबमिट करने होंगे एरिया गढ़वाल का और कुमाऊँ का, और अबेंडन छोड़ने पड़ेंगे क्लेम्स तराई के, और अपने आप को सिक्किम से भी हटाना पड़ेगा। और इस अग्रीमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो एडवांटेजेस हैं वो ब्रिटिशर्स को मिलते हैं। एक तो जो ब्रिटिश एम्पायर है वो हिमालयाज तक एक्सटेंड हो जाता है, ब्रिटिश जो एम्पायर है वो हिमालयाज तक एक्सटेंड हो जाता है, और उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिलती हैं ट्रेड की विद सेंट्रल एशिया, और ये एक्वायर कर लेते हैं हिल स्टेशन सच एज शिमला, मसूरी, नैनीताल, और जो गोरखाज है वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को लार्ज नंबर्स में ज्वाइन कर लेते हैं। तो बहुत फ़ायदा होता है इनको जो नेपाल के साथ ट्रीटी साइन करने का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बर्मा के साथ कैसे करते हैं, जिसको हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इसे 19वीं सेंचुरी में जो बर्मा एक फ्री कंट्री है और वो भी वेस्टवर्ड एक्सपैंड करना चाहती है, उनकी एक्सपेंशनिस्ट जो अर्ज है, the expansionist urges of the ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को देखो क्या था कि वो एक्सपैंड करना चाहते थे। अब इंडिया से बाहर के नेबरिंग कंट्रीज में भी देख रहे थे रिसोर्सेज, मार्केट, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खूब ग्रो कर रहा था और इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही थी इंग्लैंड में। अब मार्केट्स चाहिए थे, इंडिया में भी मिल रहे थे मार्केट्स, जहाँ जहाँ पे भी उनको मार्केट्स मिल रहे थे, और उनको बहुत ल्योर कर रहे थे, लुभा रहे थे जंगल बर्मा के और वहाँ की मार्केट्स। तो और साथ साथ वो जो फ्रेंच एम्बिशंस हैं बर्मा में, वो भी फ्रेंच लोगों की भी दखल को वो रोकना चाहते थे बर्मा में, और सारे रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसमें क्या होगा, 3 एंग्लो बर्मिस वॉर्स होंगी, 3 युद्ध होंगे। तो पहला वॉर क्यों होता है, देखो पहला वॉर का सबसे बड़ा कारण होता है इल डिफाइंड बॉर्डर बिटवीन बंगाल एंड बर्मा। तो पहली वॉर में जो बर्मीज एक्सपेंशनिस्ट हैं वो एरिया ऑक्यूपाई करेंगे अराकान का और मणिपुर का, और एंड द थ्रेट, और अब वो असम में भी आ सकते हैं, और ब्रह्मपुत्रा वैली में भी उनका जो है कि उनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा। तो इल डिफाइंड बॉर्डर सा बन चुका था बंगाल और बर्मा के बीच में, और जिसकी वजह से फाइनली जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपनी फोर्सेस अपनी भेजनी पड़ी, और उन्होंने रंगून को ऑक्यूपाई किया 1824 में। जब वो उन्होंने रंगून को ऑक्यूपाई किया तो वो विदिन अंदर 72 किलोमीटर्स चल जा चुके थे, अंदर कैपिटल में, म्यांमार के बिल्कुल अंदर, बर्मा के बिल्कुल अंदर कैपिटल में एंटर कर चुके थे एट एवा को इनवा के नाम से भी जानते हैं अभी, और ये एक जगह है म्यांमार के अंदर। तो पीस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1826।
शांति स्थापित, शांति कह लीजिए, या फिर ब्रिटिशर्स को बिल्कुल अपने आप को वो करना था, स्ट्रॉन्ग बनाना था थ्रू देयर ट्रीटीज। तो ट्रीटी साइन करते हैं, यांदाबू जो ट्रीटी है वो साइन की जाती है, जिसके तहत जो बर्मा की सरकार है उसको 1 करोड़ देना है वॉर कंपनसेशन, युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका। और अपने जो कोस्टल प्रोविंसेस हैं, जो तटीय इलाके हैं, वो सीड करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे अराकान का और तेनासरम का। और सारे अपने क्लेम असम से, कच्चर से, जयंतिया से छोड़ने पड़ेंगे। और मणिपुर को इंडिपेंडेंट जो है स्टेट एक मानना पड़ेगा। और ब्रिटेन के साथ एक कमर्शियल ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी, और अपना एक ब्रिटिश रेसिडेंट उनको वहाँ पे अवा में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वाइल पोस्टिंग अ बर्मीज एनवॉय, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, एनवॉय है, वो कैलकाटा में आएगा, और इनका जो रेसिडेंट है वो अवा में रहेगा। दैट मीन्स एक दूसरे की पूरी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। तो ये ट्रीटी में बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम साफ साफ तौर पे देख रहे हैं ब्रिटिशर्स को। तो हर जगह वो वॉर का जो नुकसान हुआ है वो पैसा पक्का वापस लेते थे कंट्री से, उस कंट्री को देना पड़ता था, और उसी चीज़ में वो फंस जाते थे, और कई बार फिर टेरिटरीज देनी पड़ती थी उनको, और वो किसी ना किसी तरीके से दब जाते थे ब्रिटिशर्स के अंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड बर्मा वॉर में क्या होता है। तो जो सेकेंड बर्मा वॉर होगी उसके अंदर प्योरली जो ब्रिटिश के कमर्शियल इंटरेस्ट थे, और ये ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट थे, और इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी थी लॉर्ड डलहौजी की। ब्रिटिश मर्चेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था जो टिम्बर रिसोर्सेज है अपर बर्मा में, जो लकड़ी के रिसोर्सेज अपर बर्मा में, और वो ऑक्यूपाई करना चाहते थे, इन रोड्स अंदर तक जाना चाहते थे बर्मा मार्केट में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पेग्यू जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लिया, और ये एकमात्र तटीय इलाका रह गया था बर्मा को, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंस गुरिल्ला वॉर रेजिस्टेंस बर्मा की तरफ से दी जाती है ब्रिटिशर्स को। टू complete ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ लोअर बर्मा कुड बी एस्टैब्लिश्ड। तो मतलब बहुत वॉर उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने कंट्रोल स्थापित करने में सक्सेसफुल होते हैं। जो थर्ड बर्मा वॉर होगी उसमें क्या होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ बर्मीज किंग जो होते हैं भीमदान, फिर उनका बेटा होता है थिवाव। जो थिवाव होते हैं, जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं अपने पिता के बाद। तो वो शुरू से ही ना ब्रिटिशर्स को लाइक नहीं करते थे, उनके दुश्मन थे। और ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे रंगून, जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे रंगून में और लोअर बर्मा में, वो हमेशा शिकायतें करते थे कि उनके साथ अच्छा व्यवहार जो है वहाँ के रूलर के द्वारा नहीं किया जाता। तो हमेशा मतलब उनको ये फ्रिक्शन सी लगी रहती थी। तो नेचुरली अब किसी कंट्री में आप बिल्कुल एंटर कर रहे हैं अपने ट्रेड इंटरेस्ट को लेकर, तो वहाँ के लोग आपको कैसे इतना ज़्यादा गुड बिहेवियर आपको देंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हु हैड बीन नेगोशिएटिंग कमर्शियल ट्रीटीज विद द राइवल पावर्स ऑफ फ्रांस। तो अब हम देखेंगे कि जो थिवाव है वहाँ के जो रूलर हैं बर्मा के, वो इंटरेस्टेड थे फ्रांस और जर्मनी और इटली के साथ कमर्शियल ट्रीटीज साइन करने के लिए, राइट। तो फ्रेंच तो कट्टर दुश्मन हैं ब्रिटिशर्स के, और वो हमेशा, और इवन फ्रेंच तो ये भी प्लान कर रहे थे कि हम रेल लिंक बनाए मैंडले से फ्रेंच टेरिटरी से, और किसी टाइम पे उन्होंने ये भी सोचा था। तो लेकिन ब्रिटिशर्स का कॉन्फ्लिक्ट था उनके साथ, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग फाइन जो कि हैड बीन इम्पोज्ड ऑन अ ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बाय थिवाव, जो एक टिम्बर कंपनी थी ब्रिटिश, देखो वो एंटर कर गए ना उस मार्केट में बर्मा के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग जो फाइन था वो वहाँ के रूलर ने इनकी कंपनी पे लगाया। तो जो डफरिन थे उन्होंने ऑर्डर कर दिया डायरेक्ट अटैक का, ठीक है। अब देखो, जो मान जाएगा तुम्हारी दोस्ती, नहीं दोस्ती के रूप में जो इन आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अटैक करो। तो ये अटैक हुआ, फाइनल क्या हुआ, अटैक हुआ, तो 1885 में उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो पहले ये डिप्लोमेसी से ही चलते थे, बाद में फिर नहीं मानता है कोई तो डायरेक्टली फिर जोर ज़बरदस्ती से उसको फिर वो कर लेते थे, ऑक्यूपाई करते थे, क्योंकि इनकी आर्मी तो स्ट्रांग थी बहुत ज़्यादा। तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, जो जंगलों में छुप छुप कर जो है कि अटैक्स किए जाते हैं एनिमी के द्वारा।
तो होल ऑफ द वर्मा में उनको ये प्रॉब्लम आई थी ब्रिटिशर्स को। और इवन नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और बर्मीज जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हाथ जो थे मिला लिए थे, जिस वजह से और इस तरह के जो लिंक थे ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो लग रहा था उनको कि भी हमारे दुश्मन हमारे अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। और इस लिंक को तोड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी जो कोशिश की और बर्मा को सेपरेट कर दिया था इंडिया से 1935 में। और जो बर्मीज नेशनल मूवमेंट चला था अंडर यू ऑन्ग सैन, उसके तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फाइनली जो बर्मा को जनवरी 4 1948 में आज़ादी मिल गई थी। तो हम देखते हैं कि एंग्लो तिब्बतन रिश्ते कैसे हैं। तो बर्मा इज़ फाइनली फ्री फ्रॉम द शेकल्स ऑफ ब्रिटिशर्स। और बाद में देखते हैं एंग्लो तिब्बतन रिलेशंस कैसे हैं। तो तिब्बत था बेसिकली, तिब्बत एक थियोक्रेसी, ऐसे प्रीस्ट जिसमें रूल करते हैं। थियोक्रेसी होती है जिसमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो रूल करते हैं किसी एरिया को। तो वो बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, बुद्धिज्म मॉन्क्स लामा, वो रूल करते थे अंडर नॉमिनल सुजरेनिटी ऑफ चाइना। तो नॉमिनल सुजरेनिटी का मतलब क्या होगा कि एक एरिया जो है जैसे चाइना से जो है तिब्बत को कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से ही जो चाइना है बहुत दूर से ही जो है तिब्बत साथ में लगता था, और इतना स्ट्रॉन्ग जो कि रीजन नहीं था एज फार एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज कंसर्न। तो चाइना का कंट्रोल था उसके ऊपर। तो जो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी कोशिश किए कि फ्रेंडली रिश्ते बनाएं, कमर्शियल रिलेशंस बनाए तिब्बत के साथ, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकला। एंड अ डेडलॉक हैड बीन रीच्ड एट द टाइम ऑफ कर्जन्स अराइवल। तो जब लॉर्ड कर्जन इंडिया में आते हैं ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, तब तक ये जो डेडलॉक है, डेडलॉक मतलब आप कोशिशें कर रहे हैं लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा है, वो मान नहीं रहे आपकी फ्रेंडशिप को। तो चाइनीज़ जो सुजरेनिटी थी, चाइनीज़ जो ऊपर अधिकार था तिब्बत के ऊपर, वो जो उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, वो भी इनइफेक्टिव था। और जो रशियन इन्फ्लुएंस था वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस तिब्बत के ऊपर। और जो रशिया वाले थे वो लहासा, वो जो तिब्बत की कैपिटल है, वहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा था। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स थी कि जो रशिया वाले अपनी जो वेपन्स हैं या अपने जो सारा सामान है वो तिब्बत में लेकर आ रहे हैं। तो कर्जन को लगा ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, अगर रशिया इतनी पास आ जाएगा तो वो तो एक स्ट्रांग पावर है। तो वो फटाफट से क्या करते हैं, एक स्मॉल गोरखा कॉन्टिजेंट जो हमें नेपाल से मिली उनको ट्रूप, छोटा सा ट्रूप, वो अंडर कर्नल यंग हस्बैंड के तहत एक स्पेशल मिशन में तिब्बत की तरफ भेजेंगे। और तिब्बतन्स को बोला कि भाई हमारे साथ अग्रीमेंट साइन कर लो। अग्रीमेंट साइन करने का मतलब क्या होता था कि यहाँ तो अब ये कंडीशंस मान लो, नहीं तो डायरेक्टली युद्ध है फिर। तो तिब्बतन्स ने मना कर दिया नेगोशिएट करने से, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे ये। और उन्होंने कहा कि हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करेंगे, कि वायलेंट लेकिन हम आपको मना करेंगे, लेकिन हम आपको नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस की तरह लेंगे इसको। तो यंग जो हस्बैंड कर्नल थे उन्होंने पुश कर दिया लहासा में अपने आप को, मतलब वहाँ पे जाके ये बोल दिया। और दलाई लामा जो थे वहाँ पे, दलाई लामा वहाँ की एक पोजीशन है, जो वहाँ पे रिलीजियस लीडर होता है वो टॉप पोजीशन पे होता है, उसको वहाँ पे से भागना पड़ा, जाना पड़ा। तो दलाई लामा वहाँ से जो चले गए। अभी के जो देखो दलाई लामा हैं और मतलब जो अभी के दलाई लामा हैं वो भी पोजीशन है। जैसे ये दलाई लामा एक कोई नाम नहीं है, ये एक रैंक होता है, एक पोजीशन होती है, जो टॉप रिलीजियस लीडर होता है तो उसी को ये बोला जाता है दलाई लामा। तो सारे, और हम देखते हैं बाद में फिर ट्रीटी ऑफ लहासा साइन की जाती है। लहासा जो है तिब्बत की कैपिटल थी। तो हम देखते हैं कि जो यंग हस्बैंड है वो बोलते हैं कि तिब्बत को इंडेमनिटी मीन्स वॉर का नुकसान 75 लाख रुपया देना पड़ेगा, 1 लाख रुपया पर साल आप दे सकते हैं। और एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट को चुम्बी वैली जो है, जो भूटान और सिक्किम के बीच में लगती है, वो 75 ईयर्स के लिए आप हम ऑक्यूपाई करेंगे। और तिब्बत को सिक्किम का जो फ्रंटियर है उसको पूरा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तिब्बत मार्ट्स जो हैं वो वुड बी ओपन एट याटोंग
और ग्यांत्से गाटोक में वो खोल सकते हैं ट्रेड मार्ट्स, ब्रिटिशर्स खोल सकते हैं अपने, ठीक है, अपने सामान वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तिब्बत कोई भी कंसेशन रेलवेज का हो, चाहे रोड का हो, टेलीग्राफ का हो, किसी भी दूसरी स्टेट को, फॉरेन स्टेट को नहीं देगा। तो जिनके साथ ये ट्रीटी साइन करते थे ना, उनको बाउंड कर देते थे कि पैसा भी दो हमें, और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा आपके पास, और आप किसी और कंट्री के साथ भी कोई रिश्ता नहीं रख सकते जब अगर हमसे पूछे बिना आप ये नहीं कर सकते। तो लेटर ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ट्रू टू द प्लेज गिवन टू रशिया द ट्रीटी वॉज रिवाइज। तो इस ट्रीटी को रिवाइज किया, जिसके अंदर 75 लाख से अमाउंट घटा के 25 लाख कर दी ब्रिटिशर्स ने, और जो चुंबी वैली थी उसको इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया आफ्टर 3 years। तो जो वैली को एक्चुअली खाली किया गया था जनवरी 1908 में। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ओनली जो चाइना था उसने ही गेन किया था इन द एंड ऑफ आउट ऑफ द होल अफेयर, बिकॉज जो एंग्लो रशियन कन्वेंशन था 1907 का, provided that the two great powers would not negotiate with Tibet except through the mediation of the Chinese government। तो उनको ये ट्रीटी साइन करनी, कन्वेंशन साइन करनी पड़ी थी कि भी बिना चाइना की इंटरफेरेंस के आप कभी भी जो एंग्लो रशियन कन्वेंशन कोई भी आपस में वो ये इंटरफेयर नहीं कर सकते तिब्बत के मामले में। तो जो कर्जन की पॉलिसी थी उसने काफ़ी काउंटर एक्ट किया, काफ़ी टक्कर देने की कोशिश की थी रशियन स्कीम्स को तिब्बत में। तो फाइनली चाइना को ही गेन हुआ था तिब्बत में कंट्रोल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंग्लो अफगान रिलेशंस कैसे रहे थे। तो देखो अर्ली 19th सेंचुरी में जो रशिया इन्फ्लुएंस है वो पर्शिया में बढ़ रहा था, और ये जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ख़त्म कर रहा था, और उस वहाँ से जो इंग्लिश स्कीम थी कि भाई हम वहाँ पे एक न्यू रूट के थ्रू एक इंडिया के एक न्यू रूट क्रिएट करेंगे, रिवर यूफ्रेट्स से हम एक न्यू रूट क्रिएट करेंगे, वो जो था रशिया की वजह से ये ख़त्म करवा दिया गया था ब्रिटिश इन्फ्लुएंस अफगान में। तो हम देखते हैं कि एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ त्रिकोमंचाय 1828 में। इंग्लिश गॉट अलार्म्ड, इंग्लिश को लगा कि भाई जो रशियंस हैं वो हमें, देखो रशियंस जो बिग पावर्स हैं हर कोई चाहेगा कि हम भी कंट्रोल करें टेरिटरी एरिया। तो अब ये तो आ रहे हैं कि ये देखिए आप ब्रिटिशर्स हैं देखो, तो ये जो ऑब्वियसली जो नियर बाय एशिया में जो एक इम्पॉर्टेंट वो हैं पावर्स हैं वो तो इंटरफेयर करेंगी ना। तो ये तो इतनी दूर से ये आए हैं, तो फिर ये तो मतलब नियर बाय पावर्स को भी कैसे बर्दाश्त होगा कि ये दूर से आके कंट्रोल कर पा रहे हैं और हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे। तो अब ये इंग्लिश जो थे उनको इंटरनल तो खतरों से उन्होंने जूझ लिया हुआ था, वहाँ पे तो कंट्रोल कर ही लिया हुआ था, अब वो बाहरी जो एरियाज है उनको देख रहे हैं। तो देखते हैं सून देयर वाज अ सर्च फॉर अ साइंटिफिक फ्रंटियर। जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक जो अफगान का एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसके नाम से जिसको हम जानते हैं, यहाँ पे उनको एक साइंटिफिक फ्रंटियर की जरूरत थी इंडिया की साइड से, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी है ना। साइंटिफिक फ्रंटियर पता क्या होता है? साइंटिफिक फ्रंटियर होता है कि जहाँ आपकी मिलिट्री के हिसाब से वो एरिया आपको हेल्प करे दुश्मन से लड़ने के लिए। तो नेचुरली ये ऑलरेडी कॉलोनी में है ना इंडिया, तो उनकी अपनी नेटिव प्लेस तो है ही नहीं, तो अंदरूनी खतरों से भी जूझ रहे हैं, फिर उनको बाहरी खतरों से जूझने के लिए इनको एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे ये बफर स्टेट क्रिएट कर सके, जहाँ से ये लड़ सकें और साइंटिफिकली मिलिट्री वॉरफेयर के हिसाब से लड़ सकें। तो साइंटिफिक फ्रंटियर इनको चाहिए था। तो पासेस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट सीमिंग टू होल्ड द की टू एंटर इंडिया। तो जो नॉर्थ वेस्ट था वो एक ऐसा गेट एंट्री था इंडिया में। तो फिर लगा कि भाई जो अफगानिस्तान है उसको अंडर कंट्रोल करना पड़ेगा फ्रेंडली वे में, ताकि वहाँ से हम कंट्रोल कर सकें रशियंस को। तो फॉरवर्ड अब ऑकलैंड क्या कहेंगे? ऑकलैंड कहेंगे कि भाई देखो वो 1836 में आए थे, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है उसको फॉरवर्ड पॉलिसी लगानी पड़ेगी कि खुद ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इंडिया की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रशियन अटैक, और उसके लिए अगर आगे बढ़कर खुद बढ़ना पड़े आगे तो उसमें भी कोई इनको गुरेज नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि द ऑब्जेक्टिव वॉज टू बी अचीव्ड ईदर थ्रू ट्रीटीज, या तो ट्रीटी साइन कीजिए या फिर डायरेक्टली नहीं मानते तो युद्ध कर दीजिए, तो वहाँ पे अटैक कर दीजिए और कंट्रोल कर लीजिए। तो जो अफगानिस्तान के आमिर थे दोस्त मोहम्मद, वो चाहते थे ब्रिटिशर्स के साथ फ्रेंडशिप करना,
बट वो एक कंडीशन पे चाहते थे, वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स उनकी मदद करें सिखों से पेशावर को वापस लेने के लिए। तो इस कंडीशन को जो थे ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्त मोहम्मद फिर जो है थे वो रशिया की तरफ हो गए और पर्शिया से उन्होंने हेल्प मांगी, यानी कि तो अफगानिस्तान में अब ट्रीटी जैसी कोई कंडीशन बन ही नहीं पा रही। तो अब क्या होगा, दिस प्रॉम्प्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गो हेड विद द फॉरवर्ड पॉलिसी। तो जो ट्राई पार्टीट एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स, किसके साथ कहेंगे? अब देखो वहाँ का अफगान का जो रूलर है वो तो मान नहीं रहा है ना, वो तो मान नहीं रहा कि भाई, वो तो शर्तें लगा रहा है कि भाई आप मुझे हेल्प करो पहले। तो ये क्या करेंगे, देखो जो शाह शुजा था ना, शाह शुजा उल मुल्क पता कौन थे? शाह शुजा उल मुल्क को 1809 में अफगान की गद्दी से हटाया गया था। तो नेचुरली वो ब्रिटिशर्स उनको साथ में मिलाएंगे, उनको प्रॉमिस करेंगे कि देखो जी अगर हम अफगान में लड़ाई लड़ते हैं तो बाद में हम आपको रूलर बनाएंगे वहाँ पे और आपको फिर हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो शाह शुजा के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, ठीक है, और सिखों के साथ करते हैं कि भाई देखो वो तो तुम्हारे अगेंस्ट हैं अफगानी, तो हम तो तुम्हारे साथ होकर हम तुम्हारी और आप में हेल्प करो अफगान का एरिया लेने में। तो जो शाह शुजा थे वो इंडिया में ही रह रहे थे, लुधियाना में, एज अ पेंशनर, ब्रिटिश पेंशनर की तरह। और फिर उन्होंने इन तीनों के बीच में ट्रीटी होती है, ब्रिटिशर्स के बीच में, सिखों के बीच में, शाह शुजा के बीच में। तो शाह शुजा के साथ प्रॉमिस किया जाता है कि भाई हम आपको, शाह शुजा भी एनथ्रॉन्ड, आपको हम सिखों की जो आर्मी है उसकी हेल्प के साथ आपको एनथ्रॉन करेंगे, वापस आपको गद्दी दिलाएंगे। और बैकग्राउंड में कंपनी कहती रहती थी कि भाई मनी बैग, यानी कि हम जो हैं एक द कंपनी रिमेनिंग इन द बैकग्राउंड जिंगलिंग द मनी बैंक, कि भाई हमें हम आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे और लेकिन बदले में हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए इन फॉर्म ऑफ मनी और इन फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन। तो शाह शुजा को बोला गया कि आप कोई भी फॉरेन अफेयर्स करेंगे तो आपको सिखों की और ब्रिटिशर्स की एडवाइस लेनी पड़ेगी। शाह शुजा को बोला कि आपको सॉवरिन राइट्स होंगे ओवर आमिर्स ऑफ सिंध, इन रिटर्न आपको लार्ज सम ऑफ मनी देना पड़ेगा। और शाह शुजा को कहा गया कि आपको जो सिख रूलर है महाराजा रंजीत सिंह, उनके जो क्लेम है अफगान टेरिटरीज में और ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, उसको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से तीनों ने आपस में ट्रीटी साइन की, किन के अगेंस्ट? अफगान की किंग के अगेंस्ट। तो फिर हम आगे देखते हैं, पहली अफगान वॉर होगी। तो इस ट्रीटी के बाद में एक ड्रास्टिक चेंज आया पॉलिटिकल सिचुएशंस में। होता क्या है कि जो ओरिजिनल जो लोग इरिटेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, पर्शिया और जो रशिया है, वो वापस आ जाएंगे, अब विड्रॉ कर जाएंगे। तो पर्शिया क्या करेगा, लिफ्ट कर लेगा अपना जो सीज है, जो सीज किया हुआ था उन्होंने एकदम से कंट्रोल किया हुआ था, तो पर्शिया भी हट जाएगा हेरात से, रशिया भी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है काबुल से वापस बुला लेगा। तो लेकिन फिर भी ये उनका खतरा जो था वो टल गया, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए अफगानिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम फॉरवर्ड पॉलिसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से पहली अफगान वॉर होती है 1839 में 42 के पास। तो जो पहली अफगान वॉर होती है उसमें ब्रिटिशर्स की इंटेंशन होती है कि हम परमानेंट एक बैरियर क्रिएट कर दें, ताकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कोई भी पावर अगर आके हमें अटैक करना चाहे, तो हम उससे, इंडिया पे अटैक करना चाहे तो हम अफगानिस्तान पे टिक के उनको इंडिया के अंदर एंटर करने से पहले ही रोक दें। तो इंग्लिश आर्मी क्या करती है, जीत जाती है इनटू काबुल आफ्टर अ सक्सेसफुल अटैक। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स जो थे उनको पहले जीता जा चुका था, उनको ब्राइब, रिश्वत खिलाई जा चुकी थी। तो ट्राइबल एरियाज बहुत थे वहाँ पे, हिल घाटी वाला इलाका था, तो बहुत सारे लोगों को पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी, तो वो पहले ही मान गए थे। जो दोस्त मोहम्मद थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था 1840 में, जो शाह शुजा है उनको आमिर बना दिया गया था अफगानिस्तान का। जो शाह शुजा थे उनको अफगानी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अफगानी लोग, अब आप रूलर तो बना दोगे लेकिन अफगानी लोगों को भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जब एज सुन एज ब्रिटिशर्स ने विड्रू किया, जैसे ही वो वहाँ से निकले अफगानीज ने दोबारा से विद्रोह कर दिया और अपने खुद के जो एक ट्रूप के, एक किले के अंदर जो एक सेना की टुकड़ी का जो कमांडर था उसको मार डाला काबुल में। तो ब्रिटिश को फिर एक कंपेल्ड होके फोर्सफुली एक ट्रीटी 1841 में अफगानी चीफ के साथ साइन की कि भाई हम इवैक्यूएट कर देंगे अफगानिस्तान को और वापस दोस्त मोहम्मद को वापस आप गद्दी पे बिठाओ। तो जो ब्रिटिशर्स हैं
वो बाद में रीऑक्यूपाई करते हैं काबुल को इन सितंबर 1842 में, बट उनको एक लेसन समझ आ जाता है और वो फाइनली दोस्त मोहम्मद के साथ एक सेटलमेंट करते हैं। अब शाह शुजा को भूल जाते हैं, उनको हटाते हैं और अब दोस्त मोहम्मद साइन करेंगे कि भी हम काबुल को इवैक्यूएट कर देंगे, क्योंकि अब फाइनली जो रशिया वाले थे वो भी इतना इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, तो इनको भी लगा कि कोई बात नहीं, तो वो इवैक्यूएट करेंगे काबुल को और हम उसको इंडिपेंडेंट जो है रूलर को अफगानिस्तान को हम फ्री कर लेते हैं, अग्री कर जाते हैं इस चीज़ पे कि भी अफ़गानिस्तान फ्री है। तो जो फर्स्ट अफ़गान वॉर हुई थी उसमें इंडिया का 1.5 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ था और 20,000 के लोग जो थे उनकी मौत हुई थी। तो जॉन लॉरेंस एंड पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, जो जॉन लॉरेंस थे ब्रिटिशर्स के, जो देखो कितनी स्विफ्टली एक के बाद एक जो ब्रिटिशर्स हैं मूव स्ट्रेटजी जो है ले लेकर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से वो मतलब कहीं पे भी चुप होके नहीं बैठ रहे। आप देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कंट्रोल करें। तो जो जॉन लॉरेंस है वो एक मास्टरली इनएक्टिविटी शुरू करते हैं जिसमें कि विच वॉज अ रिएक्शन टू द डिजास्टर ऑफ द फर्स्ट अफगान वार। तो पहली अफगान वार में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था और बाद में आउटकम निकला, उनको प्रैक्टिकली उन्होंने कॉमन सेंस लगाई और सोचा कि भाई अब हमें इस फ्रंटियर प्रॉब्लम को देखना ही पड़ेगा और अफगान कि जो पैशन है इंडिपेंडेंस का उनको भी देखना, उस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। इवन व्हेन जब दोस्त मोहम्मद की डेथ भी हो गई ना और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी उत्तराधिकारी की वॉर के लिए, तब भी जो लॉरेंस थे उनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, उनको लगा कि दैट द पीस एट द फ्रंटियर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। यहाँ पे शांति व्यवस्था हम डिस्टर्ब ना करें। दैट नो कैंडिडेट इन सिविल वॉर सॉट फॉरेन हेल्प, कि भाई आपस में हम बल्कि ठीक से रहते हैं और कोई भी कैंडिडेट दूसरी सिविल वॉर नहीं करेगा और फॉरेन हेल्प नहीं लेगा। और शेर अली जो है एंड एज शेर अली इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन, लॉरेंस ट्राइड। अब उनको समझ आ चुका था कि जो अफगानी हैं वो इतनी ईजिली कंट्रोल में आने वाले लोग नहीं हैं और वो विद्रोही हैं और वो फिर अगर बाहरी हेल्प ले लेंगे तो ब्रिटिशर्स के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनली ब्रिटिशर्स ने उनके साथ बहुत फ्रेंडशिप करने में ही भलाई समझी। तो जो नेक्स्ट हम देखेंगे लिटन जो हैं उनकी थी पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। लिटन जो थे एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो थे बेंजामिन डिज़रायली, तो उन एक नॉमिनी थे उनके लिटन, तो ही बिकेम द वाइसराय ऑफ इंडिया। 1876 में वाइसराय बनते हैं। उनको लगता है कि हमें प्राउड रिजर्व की एक पॉलिसी ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए जिसमें वो हमेशा यही बात करते रहे कि हमें इंडिया को बचाने के लिए आसपास जो साइंटिफिक फ्रंटियर्स होने चाहिए, एक तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात वो करते थे और अकॉर्डिंग टू मिलिट्री वॉरफेयर कि भाई हमारी आराम से जो मिलिट्री लड़ सके वहाँ पे और टक्कर दे सके दुश्मन को, तो ऐसा हमें साइंटिफिक फ्रंटियर चाहिए जो कि हमारे एरिया को सेफ गार्ड कर सके। और वो लिटन हमेशा से यही कह रहे थे कि कभी भी आपको अफगानिस्तान के जो अपने रिश्ते हैं ओपन एंडेड या अनएम्बिगुअस, नॉट क्लियरली आप जो छोड़ रहे हो बीच में, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड एंग्लो अफगान वार होती है। लिटन एक ऑफर देते हैं शेर अली को और कहते हैं कि एक फेवरेबल ट्रीटी देते हैं, बोलते हैं बट जो आमिर होते हैं वो हमेशा जो आमिर है शेर अली वो फ्रेंडशिप ही चाहते थे और दोनों ही पावरफुल नेबर्स के साथ वो चाहते थे कि रशिया के साथ भी अच्छी मेरी फ्रेंडशिप हो और ब्रिटिश इंडिया के साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप हो, वाइल कीपिंग बोथ ऑफ देम एट आर्म्स लेंथ, कि भाई हम आपके साथ दूरी भी रखेंगे और दोस्ती भी रखेंगे और दुश्मनी भी नहीं रखेंगे आपके साथ और एक दूरी भी बना कर रखेंगे। तो बाद में जो शेर अली थे ना वो ब्रिटिशर्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको काबुल में रखने के लिए वो मना कर देते हैं। लेकिन जो रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वो रखवा लेते हैं अब काबुल में। तो जिस वजह से जो लिटन है उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बुरा लगता है कि भाई इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ब्रिटिश रशियंस को जो मतलब कि ये रख रहे हैं। तो लिटन वॉज डिसप्लीज्ड एंड व्हेन द रशियंस विथड्रू द एनवॉय, जब रशियंस ने जब काबुल में से अपने रिप्रेजेंटेटिव एनवॉय को हटाया तो लिटन ने डिसाइड किया अफगानिस्तान पे एक बार फिर हमला करने का। तो शेर अली जो थे वो नहीं इनको फेस कर पाए और भाग जाते हैं वहाँ से। और फाइनली शेर अली का जो बेटा है याकूब खान के साथ, जो एल्डेस्ट सन होता है शेर अली का, उसके साथ एक गंदमार्क की जो ट्रीटी है वो साइन करनी पड़ती है अफगानीज को ब्रिटिशर्स के साथ। इस ट्रीटी में जो आमिर है वो
फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करेगा, लेकिन विदाउट और विद उनको हमेशा एडवाइस लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो किसी के साथ भी एक्सटर्नल पार्टी के साथ ये नहीं कर सकते, मतलब यूनियन नहीं बना सकते किसी भी तरीके की बिना कंसल्टेशन के ब्रिटिशर्स के। और परमानेंटली एक ब्रिटिशर्स जो रेसिडेंट है, ऑफिसर है, उसको रहना पड़ेगा काबुल में, और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा अफगानीज को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आमिर को पूरा सपोर्ट करेगा फॉरेन खतरों से। ये तो शुरू से ही था ना कि हम आपको दुश्मनों से बचाएंगे, और एक एनुअल सब्सिडी पैसा भी आपसे लेंगे, इस तरह से। सो सून जो याकूब थे हैड टू एब्डिकेट अंडर पॉपुलर प्रेशर एंड द ब्रिटिश हैड टू रीकैप्चर काबुल एंड कंधार। लेकिन हम देखते हैं इसमें कि जो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अफगानीज हैं, जो याकूब को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो उनके लोग थे उनको बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर भरोसा करने के लिए मना कर रहे थे। और और फिर भी जो याकूब है उनको अपना जो थ्रोन है, गद्दी है, वो छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि भाई अब अपनी गद्दी छोड़ो। और जब गद्दी छूटती है तो साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं काबुल को और कंधार को। तो जो अब्दुल रहमान है, ही बिकेम द न्यू आमिर, नए आमिर बन जाते हैं वो। और लिटन है एक न्यू प्लान बनाते हैं ऑफ द डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान को इंडिया से अलग ही रखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये कर नहीं पाते। जो रिपन होते हैं वो इस प्लान को फेल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और एक पॉलिसी बनाते हैं कि अफगानिस्तान को हमेशा हम एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, अफगान्स डिमांड करते हैं पूरी इंडिपेंडेंस फिर से। तो हबीबुल्ला जो होते हैं, जो अब्दुल रहमान के बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं, उनको मार दिया जाता है। ही वॉज किल्ड इन 1919 एंड द न्यू रूलर अमामुल्ला वो ओपन वॉर डिक्लेयर करते हैं विद ब्रिटिशर्स। तो फाइनली पीस, शांति व्यवस्था बनती है 1921 में, और ब्रिटिशर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स के शेकल से छूट जाते हैं वो। अब आती है बात ब्रिटिश इंडिया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की। ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो सक्सेसिव जितने भी रूलर्स थे, दे ट्राई टू रीच आउट टू द रीजन लाइंग बिटवीन इंडस एंड अफगानिस्तान इन देयर सर्च फॉर अ साइंटिफिक फ्रंटियर। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ब्रिटिशर्स को हमेशा से तलाश थी एक साइंटिफिक फ्रंटियर की, जहाँ जिस एरिया पे वो अपना मिलिट्री स्थापित करके हमेशा से प्रोटेक्ट करें अपने कॉलोनी को। तो जो सिंध का युद्ध लड़ाई या फिर पंजाब जीता उन्होंने, उसके बाद से जो ब्रिटिश दीज कॉन्क्वेस्ट आफ्टर दीज कॉन्क्वेस्ट कैरिड ब्रिटिश बाउंड्रीज बियॉन्ड द इंडस एंड ब्रॉट देम इन कॉन्टैक्ट विद बलोच एंड पठान ट्राइब्स हु वर मोस्टली इंडिपेंडेंट, बट द आर्मी ऑफ अफगानिस्तान क्लेम्ड नॉमिनल सुजरेनिटी ओवर देम। तो ब्रिटिशर्स कंट्रोल तो कर पा रहे थे ट्राइबल ग्रुप्स को भी, पंजाब को भी कैप्चर किया, सिंध को भी जब किया इन्होंने, लेकिन जो बलोच और पठान ट्राइब्स को भी किया, लेकिन फिर भी जो आमिर था अफगानिस्तान का, वो इनके ऊपर अपनी जो क्लेम है हमेशा से बनाकर रखता था। तो 1891 1892 में क्या होता है, जो ब्रिटिश हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं हंजा का एरिया, नागर और गिलगित वैली का, विच वर पासिस कमांडिंग कम्युनिकेशन विद चित्राल अलार्म्ड अब्दुल रहमान। जो आमिर है अफगानिस्तान का, उनको अच्छा नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा उनके टेरिटरी में फिर से दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज़ वाज फाइनली रीच्ड, एक कॉम्प्रोमाइजिंग लाइन जिसको दुरंद लाइन बोला जाता है, वो बना लेते हैं ब्रिटिशर्स अपने और अफगानी टेरिटरीज के बीच में। तो उसमें आमिर जो होता है अफगानिस्तान का, उसको कुछ एरियाज, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको मिल जाते हैं, और सब्सिडी भी उनकी जो है बढ़ा दी जाती है। बट जो ड्यूरेंड अग्रीमेंट है वो लंबे समय तक शांति व्यवस्था नहीं बना के रख पाता, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल अपराइजिंग होते हैं, कबीलाई इलाका होता है ना, तो कबीलाई इलाका वहाँ पे विद्रोह कर देता है। तो देखो अफगानिस्तान और आसपास का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, इसको कंट्रोल करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही विद्रोही है नेचर के हैं, रिबेलियस नेचर के, और उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो बार बार कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार वहाँ के लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं इस आइडिया को। और आगे देखेंगे जो ट्राइबल अपराइजिंग है, कबीलों का विद्रोह है, वो 1898 तक चलता है। जो कर्जन है वाइसराय, वो 1899 और 1905 के बीच में एक पॉलिसी बनाते हैं विड्रॉल की और कंसंट्रेशन की। ब्रिटिश ट्रूप्स को विड्रू वहाँ से निकाल लिया जाता है, और ट्राइबल लोगों को बोला जाता है कि आप हमें हेल्प कीजिए। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको ब्रिटिशर समझाते हैं कि एनकरेज करते हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। और इसी तरह से
वो क्रिएट करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में था पहले, और जैसे उसको पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के कंट्रोल के अंदर था, लेकिन फिर वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं ये एरिया। ओवरऑल जो कर्जन की जो पॉलिसी है उसकी वजह से काफ़ी शांति व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में बन जाता है। ये पीसफुल कंडीशन चलती है कॉन्टिन्यूड देयर आफ्टर विद ओकेशन। बीच बीच में जो आदिवासी कबीलाई इलाके हैं वो ज़रूर इस पे विद्रोह करते हैं, लेकिन फिर भी ये चलती रहती है शांति व्यवस्था। 1932 में जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है उसको गवर्नर्स प्रोविंस में मिला दिया जाता है, बोला जाता है, और 1947 से ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ये बिलोंग करता है पाकिस्तान को। तो विद दिस द होल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ Britishers, this part is over. Thank you so much for listening to this lecture patiently.